चलिए, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में पियाजे की। हाँ, और हमने पढ़ा था कि पियाजे ने किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाया है, राइट। एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसमें कि पियाजे का थॉट इम्पोर्टेंस रखता है। पहले हम इसको देखते हैं कि हम आज अभी तक अगर हम महत्व की बात करें तो एनसीएफ 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारे यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमारे पे शिक्षण प्रक्रियाएं होती हैं। अब इन शिक्षण प्रक्रियाओं में जो एनसीएफ है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, टीचिंग के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। ये फ्रेमवर्क किस प्रकार का है, सीधा क्वेश्चन एक बनता है। और आपको ध्यान रखना है ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बना हुआ फ्रेमवर्क है। कैसी अप्रोच पे बना हुआ फ्रेमवर्क है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब हुआ निर्माणवादी। कंस्ट्रक्टिविस्ट का अर्थ हुआ निर्माणवादी। और जब हम निर्माणवादी विचारधारा की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से दो विचारधाराओं की बात करते हैं। निर्माणवादी यानी कि वो जो की बात करते हैं कि हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, राइट। अब ज्ञान का निर्माण अगर हम दो मोटा मोटे पर्सपेक्टिव से देखें तो एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है सोशल। एक तो होता है जेनेटिकली, आप खुद से कर रहे हैं, एक समाज करवा रहा है। तो एक तो आपका जैविक कारक हो गया या जैविक तरीका हो गया, और दूसरा हो गया सामाजिक कारक या सामाजिक तरीका, राइट। और जब हम इस जैविक या सामाजिक की बात करते हैं तो जैविक में हमारे सामने आते हैं पियाजे, और सामाजिक में हमारे समक्ष आते हैं वाइगॉत्स्की। एक तरफ है पियाजे और दूसरी तरफ है वाइगॉत्स्की। मुख्य रूप से अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट विचारधारा की बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वाइगॉत्स्की। मुख्य कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसको आपको पढ़ना है वो है वाइगॉत्स्की, राइट। क्योंकि पियाजे जो बात करते हैं वो कॉग्निशन की बात करते हैं, ही इज कॉग्निटिविस्ट यानी संज्ञानवादी। तो वो जैविक रूप से ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं। इसलिए दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और हम जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये डिफरेंसेस समझ लेने चाहिए। ये डिफरेंसेस हैं कौन से, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बिंदु के रूप में समझें तो पियाजे ने 4 स्टेजेस में बाल विकास को समझाया है। बाल विकास को कितनी स्टेजेस में समझाया है? 4 स्टेजेस में। जबकि वाइगॉत्स्की स्टेजेस का जिक्र नहीं करो। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि वो बच्चे के विकास की स्टेजेस की बात नहीं करते। हालांकि उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जहां तक
वाइगॉत्स्की की बात है, तो उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात की है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप वाइगॉत्स्की की बात करें तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि एक समाज है, उसमें एक बालक है और कुछ बड़े लोग हैं। इनके बीच में जो क्रिया होती है इसे इन्होंने कहा सोशल इंटरैक्शन, यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इसका अर्थ है कि समाज में एक बालक जो होता है वो बड़ों के साथ इंटरएक्शन यानी कि दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं उससे समझते हैं, और इस अन्योन्य क्रिया से ही उसका ज्ञान बनता है। तो ज्ञान को उन्होंने कहा कि जो ये कर रहा है, जो ये कर रहा है, जो ये कह रहा है, जैसा ये दिख रहा है, इसका इस विचार का निर्माण इसके दिमाग में भी हो रहा है। ये हो रहा है इंटरेक्शन के थ्रू। तो जो इसके साथ हो रहा है इसको ये अपने दिमाग में भी ग्रहण कर रहा है। इसके ग्रहण करने को इन्होंने बोला इंटरनलाइजेशन। क्या कहा? इंटरनलाइजेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको समझाया था एसिमिलेशन। जैसे मैंने आपको समझाया है एसिमिलेशन। जो एसिमिलेशन है उसको वाइगॉत्स्की कहते हैं इंटरनलाइजेशन, अंतःकरण। ठीक है ना, आत्मसात। तो बच्चा जो है वो समाज के जो बड़े लोग होते हैं यानी बेहतर, इसे वाइगॉत्स्की कहता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या कहता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ये जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं ये बच्चे को ज्ञान देते हैं, राइट, और ये बेहतर होता है। तो ये जो इनसे सीख रहा है वो है इंटरनलाइजेशन। जिस प्रक्रिया के दौरान सीख रहा है वो है सोशल इंटरैक्शन। कौन सी प्रक्रिया है? सोशल इंटरैक्शन। इस प्रक्रिया में लैंग्वेज अर्थात भाषा एक टूल है, यानी उपकरण है। भाषा को क्या मानते हैं वाइगॉत्स्की? वाइगॉत्स्की भाषा को उपकरण मानते हैं और कहते हैं कि यही भाषा है जिसके थ्रू ये इंटरेक्शन कर रहे हैं और इसके कारण इसका विकास हो रहा है, राइट। तो वाइगॉत्स्की जो कि बड़े सामान्य रूप में एक चीज देखते हैं कि जब ये सोशल इंटरेक्शन की प्रक्रिया होती है तो इसमें इस बालक के लिए एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि ये कुछ कर सकता है खुद से। ये कुछ ऐसा है जो खुद से कर सकता है, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी है जिसके लिए इसको हेल्प की आवश्यकता है। इसे हेल्प की आवश्यकता है, और ये जो जिस चीज के लिए इसे हेल्प की आवश्यकता है इसके लिए MKO, टीचर भी MKO हो गया, फैमिली भी MKO हो गई,
और उससे बड़ा कोई भी सोशल व्यक्ति हो गया वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है ये इसके लिए एक हेल्प क्रिएट करता है। कैसी हेल्प? कैसी हेल्प? ये जो हेल्प क्रिएट कर रहा है ये कैसी हेल्प है? ये हेल्प है परमानेंट या टेम्परेरी? ये है टेम्परेरी हेल्प। क्लासरूम में अगर इसकी बात करें तो ये टेम्परेरी हेल्प क्या होगी? हिंट। बच्चे को हिंट देते हैं आप, क्यूज देते हैं या क्लू देते हैं, है ना? तो ये हिंट, क्लू या क्यूज ये क्या है? ये टेम्परेरी हेल्प है जो टीचर प्रोवाइड कर रही है। मतलब आपने लेटर याद किया, आप जब टीचर को सुनाने लगे, बच्चे ने कहा पहला शब्द बता दो, आपने वो जो पहला शब्द बताया उसके बाद बच्चे ने पूरा सुना दिया, पूरी जिंदगी उसे उस पहले शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर धीरे 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 ये टेम्परेरी हेल्प उसकी हेल्प करेगी, जो वो अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकता वहां तक पहुंचने में। इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हेल्प के द्वारा बच्चा जहां पहुंचता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, इस हेल्प को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। यही है वाइगॉत्स्की का मचान सिद्धांत। अगर इस पिक्चर को देखेंगे आप, इस पिक्चर में एक बड़ा भाई, पिता, बड़ा दोस्त या समाज का कोई अंकल आंटी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है ना? तो इस पिक्चर में ये जो बच्चा है जो साइकिल सीख रहा है, वो साइकिल को बैलेंस नहीं कर सकता अपने आप पहली बार में, तो कोई उससे बड़ा पीछे से साइकिल पकड़ रहा है, राइट? और वो उसकी मदद कर रहा है। क्या ये पूरी जिंदगी उसे साइकिल पकड़ के रखनी पड़ेगी? धीरे धीरे बच्चा बैलेंस करना सीख जाएगा। ये टेम्परेरी हेल्प है। इसी को कहते हैं मचान क्रिएट करना। मतलब आपने बिल्डिंग बनते हुए देखी होंगी, एक दीवार बन रही होती है, उस दीवार को अपने स्तर से ऊपर लेकर के जाने के लिए मिस्त्री क्या करता है? एक बाहर मचान बनाता है लकड़ी की, टेम्परेरी, और फिर बिल्डिंग को ऊपर बनाता है और फिर वो मचान हटा देता है। उसी मचान को कहते हैं स्कैफोल्ड। वहीं से कॉन्सेप्ट आया है स्कैफोल्डिंग का। तो टीचर यानी MKO जिन हिंट का या क्यूज का इस्तेमाल करता है वो हेल्प, टेम्परेरी हेल्प कहलाती है, स्कैफोल्डिंग। इसी का उपयोग करके एक बालक जहां तक का ज्ञान खुद से प्राप्त कर सकता है उस ज्ञान से आगे बढ़ करके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या हो गया? टेम्परेरी हेल्प। और टेम्परेरी हेल्प प्राप्त करके जिस ज्ञान के स्तर तक आप पहुंच पाए वो हो गया ZPD। क्या हो गया? ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर से समझते हैं इसको, पूरी प्रक्रिया को। समाज के अंदर एक वो बालक है जिसे कुछ सीखना है, जिसे प्राप्त करना है, अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना है। समाज में वो लोग हैं जो अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। जो अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं वो हो गए MKO। जो जिसे मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना है वो हो गया विद्यार्थी, शिक्षार्थी या वो बालक, है ना? अब ये बालक सोशल इंटरेक्शन में है। विधि कौन सी हुई? सोशल इंटरेक्शन। इस सोशल इंटरेक्शन में मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई चीज ऐसी है जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो आप जानते हैं मैं नहीं जानता हूं। तो किसी एक समय में आप MKO हो सकते हैं और मैं लर्नर हो सकता हूं। अभी फिलहाल आप लर्नर हैं, मैं MKO हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं, अन्योन्य क्रिया चल रही है, डायलॉग चल रहा है, संवाद चल रहा है, ठीक है?
तो ये जो संवाद है, ये जो अन्योन्य क्रिया है, ये जो वार्तालाप है, इस वार्तालाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज की है? भाषा की। ये भाषा क्या हुई? टूल। भाषा विकास का एक उपकरण है। कौन कहता है? वाइगॉत्स्की। लेव वाइगॉत्स्की कहते हैं कि भाषा विकास का एक उपकरण है जो सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ये एक तरीके से स्कैफोल्ड का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि इससे आप टेम्परेरी हेल्प क्रिएट करते हैं जिसका उपयोग करके बालक बेहतर होता है। मैं क्यूज दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, वो क्या है? वो स्कैफोल्ड है। इनके द्वारा जिस स्तर तक आप पहुंचते हैं वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर मैं कहूं ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। मेथड क्या है? मेथड क्या है? मेथड है स्कैफोल्डिंग। मेथड क्या है? स्कैफोल्डिंग। टूल क्या है? भाषा। टूल भाषा। अप्रोच सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो हम भाषा का प्रयोग करके सोशल इंटरेक्शन द्वारा स्कैफोल्ड बना करके और जेडपीडी को अचीव करते हैं। करने का काम कौन कर रहा है? एमकेओ प्लस लर्नर। एमकेओ प्लस लर्नर। सो आपको क्या करना है? ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वाइगॉत्स्की क्लियर कर देगी, राइट। अब इसके लिए वाइगॉत्स्की ने एक मिनट, सॉरी, इसके लिए वाइगॉत्स्की ने दो चीजों पे ध्यान दिया। एक, कॉपरेटिव लर्निंग और दूसरी कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक है कॉपरेटिव लर्निंग, दूसरी है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कॉपरेटिव लर्निंग क्या है? जिसमें सभी विद्यार्थी मिलकर के, एक दूसरे के साथ सभी विद्यार्थी मिलकर के कॉपरेशन में, यानी सहयोग में एक दूसरे का सभी कामों में सहयोग करते हैं। ध्यान रखना, एक दूसरे का सभी कामों में सहयोग करते हैं। इसके द्वारा जब लर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड कॉपरेटिव लर्निंग, राइट। अब दूसरा समझ लीजिए, जब विद्यार्थी एक दूसरे के, ध्यान से समझिए पहले, जब विद्यार्थी एक दूसरे के साथ काम करते हैं लेकिन सभी अपना अपना काम करते हैं, जब इनके स्किल्स, ये अपने डिफरेंट स्किल के बेस पर काम करते हैं, स्किल डिफरेंसेस हैं, और अपना अपना काम करते हैं लेकिन सब मिल करके एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। फिर से समझिए, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति मटेरियल खोज रहा है, रिसोर्स पर्सन, दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, तीसरा व्यक्ति क्रिएटिवली चीजों को बना रहा है, चौथा प्रेजेंट कर रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है। अल्टीमेट आउटकम हुआ उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव कब होगी? जब सब मिलकर के पहले क्रिएटिवली काम कर रहे हैं सोचने पे, फिर सभी चीजों को ढूंढ रहे हैं, फिर सभी एक दूसरे का सहयोग करके उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, और फिर सभी मिलकर के और प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग। सभी अलग अलग अपने अपने स्किल का काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव। दोनों में ही ग्रुप में काम कर रहे हैं, लेकिन एक में ग्रुप मिलकर के सारे कामों को एक साथ कर रहा है, दूसरे में पूरा ग्रुप अलग अलग कामों को स्किल के आधार पर बांट ले रहा है और फिर काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। इज इट क्लियर? और इस तरीके से आप इसे विकास कर सकते हैं, राइट। अब मैं आता हूं उस जगह पर जहां पे हमें पियाजे और वाइगॉत्स्की के बीच के कुछ डिफरेंसेस को करना होगा।
किस स्टेज में क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं किस स्टेज में क्या होता है, ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। उसके कुछ मूल हिस्से मैं आपको बता देता हूं, डिस्कशन के दौरान आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। पहले आपको यह पढ़ना है कि कौन सी स्टेज किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, कब कंजर्वेशन आता है, कब रेसिप्रोसिटी आती है। पियाजे की एक पूरी टेबल दी गई है बुक में, उस टेबल को आपको फॉलो करना है और चीजों को पढ़ लेना है। अब वापस आते हैं हम, ये आपको समझना जरूरी था इससे पहले कि हम आगे बढ़े। और हम चल कहां रहे थे, हम थे यहां पे कि जहां तक हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे 4 स्टेजेस की बात करते हैं, वाइगॉत्स्की इसका जिक्र नहीं करते हैं। नंबर 2, पियाजे के लिए भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जबकि वाइगॉत्स्की के लिए भाषा क्या है, भाषा एक उपकरण है। यानी कि भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण कौन मान रहा है, वाइगॉत्स्की। तो वाइगॉत्स्की क्या कह रहा है, वाइगॉत्स्की कह रहा है कि आपकी समझ, नाउ आई कम बैक टू द सेम एरिया, व्हाट वाइगॉत्स्की इज ट्राइंग टू से दैट आपकी जो समझ है वो आपकी भाषा पर निर्भर करती है। आपकी समझ आपकी भाषा पर निर्भर करती है, क्योंकि आपकी भाषा आपकी समझ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे बाद में चल करके लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म यानी भाषाई निर्धारण का नाम दिया गया। भाषाई निर्धारण का मतलब क्या होता है, भाषाई निर्धारण का मतलब क्या होता है कि आपका जो ज्ञान है वो किस चीज पे आधारित है, भाषा पे आधारित है। अभी समझ में आएगा। इसका एक और नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल क्या है, वो है लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म। क्या है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म यानी भाषाई सापेक्षता, भाषाई सापेक्षता या तुलनात्मकता। भाषाई सापेक्षता क्या है, भाषाई सापेक्षता क्या है। अब देखिए, अगर मैं कहूं आपका स्तर कम है, आपका ज्ञानात्मक स्तर कम है, तो आप इसे क्या मानेंगे, या आपकी क्षमता कम है, आप इसे क्या मानेंगे, आप कहेंगे हां मेरी अभी क्षमता नहीं है। मैं कहता हूं आपकी औकात से बाहर है। बात मैंने एक ही की है, पर मैंने अलग भाषा का प्रयोग करके उसके मीनिंग को पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया। यानी कि एक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक मीनिंग भाषा क्रिएट कर रही है हमारे दिमाग में, यही तो है। तो ये जो शब्द है और ये जो शब्द है, दोनों एक ही की बात कर रहे हैं। आपकी औकात और आपका स्तर, दोनों बात एक ही है, लेकिन औकात का मीनिंग आपके दिमाग में नेगेटिव और स्तर का मीनिंग आपके दिमाग में पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये क्या है, भाषा आपके जहन में किसी चीज के मीनिंग को फिट कर रही है। जैसे अगर हम कहें फिजिकली
हैंडीकैप्ड, हम कहें फिजिकली हैंडीकैप्ड, इससे क्या फील आता है कि व्यक्ति अपंग है, राइट? अगर मैं इसकी जगह पे वर्ड यूज करूं फिजिकली चैलेंज्ड, तो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अवस्था है। इसका पॉजिटिव मीनिंग और इसका नेगेटिव मीनिंग, केवल भाषा बदली गई है और मीनिंग बदल गया। यानी भाषा अर्थ का एक मीनिंग क्रिएट करती है, इसी भाषा को बदलना लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म कहलाता है, क्योंकि भाषा अपने ज्ञान का निर्धारण स्वयं करती है, इसलिए भाषाई सापेक्षता की आपको आवश्यकता होती है। सेम बात को एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति अलग अलग तरीके से कहेंगे, इसीलिए भाषा एक टूल के रूप में काम करती है, उपकरण के रूप में काम करती है। तो ये थॉट दिया था किसने? ये वाइगॉत्स्की का थॉट है। ठीक है जी, चलिए वापस आते हैं। तो भाषा काम कर रही है एक तरफ एक माध्यम के रूप में, दूसरी तरफ एक उपकरण के रूप में। अब क्या होता है, भाषा का आपके अंदर विकास कब होता है? आपके अंदर भाषा का विकास कब होता है? देखिए, आप भाषाई विकास से जस्ट पहले शिशु कहलाते हैं और भाषाई विकास के जस्ट बाद आप बालक कहलाते हैं। एक बालक और शिशु के बीच का जो अंतर है 18 महीने से 2 वर्ष के आसपास का, इस वक्त शिशु जो होता है वो किस में बदल जाता है? बालक में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाषा लगभग इसी वक्त विकसित होती है। 18 महीने से 2 वर्ष का टाइम होता है जब स्पीच डेवलपमेंट होता है बच्चे में, तो लगभग भाषा का विकास इसी वक्त होता है। कुछ में थोड़ा जल्दी हो सकता है, कुछ में थोड़ा देर से हो सकता है, वेरी कर सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब आपके अंदर भाषा का विकास हुआ और आप क्या हो गए? आप बालक हो गए। पहले तक आप शिशु के रूप में थे। इस भाषा को आप अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अगर स्किनर की बात करें तो हम भाषा को इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, और अगर पियाजे और वाइगॉत्स्की जैसे लोगों की बात करें तो वो कहेंगे हम आत्मसात करते हैं, अपना लेते हैं। पियाजे कहेंगे हम अपना ले रहे हैं, अडॉप्ट कर ले रहे हैं भाषा, और क्योंकि हमें अडैप्ट करना है एक सोसाइटी में। और दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की कहेंगे हम इंटरनलाइज करते हैं भाषा को आत्मसात कर लेते हैं भाषा को। ठीक है, क्योंकि वो भाषा को महत्व देते हैं और दूसरे भाषा को महत्व नहीं देते हैं। तो यहां पे दोनों के मध्य जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो देखने का नजरिया है। ठीक है, अब एक स्थिति होती है जिसे कहते हैं सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रेशन। पियाजे बात करते हैं सेंट्रेशन की, केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि बच्चे जो होते हैं बचपन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हाँ, तो उनकी दुनिया का केंद्र वो स्वयं होते हैं। इसे कहते हैं सेंटरिंग या सेंट्रेशन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंटरिंग या सेंट्रेशन, राइट। धीरे धीरे हमारा जो केंद्र है वो सेल्फ से अदर्स तक जाने लगता है। दैट इज कॉल्ड डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन, यानी विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब ये जो केंद्रीकरण की अवस्था होती है इसमें बच्चे कभी कभी खुद से बात करने लगते हैं। कौन सी एज में? 6-7 साल की एज में बच्चों की आदत होती है, वो गाड़ी चला रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं तो खुद से ही बोल रहे हैं। 4 लोग बैठे हुए हैं तो वहां पे खड़े होकर के कुछ भी बोलना चालू, जैसे कि सब उनकी बात को ही सुन रहे हैं, कोई ध्यान नहीं भी दे रहा तो भी बात कर रहे हैं। कभी ऐसा दिखा होगा जरूर। इसको पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है? आत्म केंद्रित संवाद।
अब ये जो संचार होता है इसमें केंद्र में कौन होता है? तो केंद्र में होता है बालक, खुद से बात कर रहा होता है। इसे पियाजे ने नेगेटिव बताया है, दैट ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं? वाइगॉत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। और वाइगॉत्स्की का क्या मानना है? भाषा के विकास की अवस्था में, भाषा के विकास की अवस्था में ये प्राइवेट स्पीच जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो समाज को लेके और दूसरे लोगों को लेकर के अपना मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो अपना कॉन्सेप्ट बनाते समय पहले खुद से बोल करके देखते हैं उसको, और यही प्राइवेट स्पीच उनको चिंतन करने में हेल्प करती है। यही प्राइवेट स्पीच उनकी चिंतन यानी कि सोचना, थिंकिंग में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? हाउ? आप अभी यहां पे क्लास में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने से पहले की क्रिया क्या है? पहले उस बात को आप अपने मन में बोल करके देखते हैं। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये म्यूट स्पीच में ही बदल जाती है। हम पूरी जिंदगी इसी प्राइवेट स्पीच में हम अपने आप से पूरी जिंदगी बात करते हैं। हम किसी बात को बोलने से पहले उसे अपने अंदर बोल करके देखते हैं। तो जो पहले तक हम खुल के बोल रहे थे, प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, वो फिर हम बाद में म्यूट स्पीच करने लगते हैं, मौन संवाद के रूप में। और पहले हम अपने मन में बोल करके देखते हैं उसको और फिर बाहर बोलते हैं। और इसी तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट्स यानी संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। राइट? सो दिस इज इट। इसके बिल्कुल आगे आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि अब 4:30 का टाइम हो गया है एंड वी शुड नॉट इलॉन्गेट इट। कल मिलेंगे। कल आपसे हम करेंगे चिंतन पे बात और इस सेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? क्योंकि ये सिंगुलरली नहीं पढ़ा जा सकता, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।